नमस्कार। हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए 8 जनवरी 2020 के अपर प्राइमरी के जो सीडीपी सेक्शन है उसको ले रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले स्किनर ने दिया था। सबसे पहले क्या, ये स्किनर ने ही दिया था। अभ्यास का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और बाकी ये जो तीन नाम हैं ये इसी के तीन नाम हैं। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। तो उस अभ्यास का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो यह नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है? अभिप्रेरक महत्वपूर्ण होता है, उद्दीपक महत्वपूर्ण होता है, अंतर्नोद भी महत्वपूर्ण होता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है ये स्किनर की थ्योरी है, तो यह स्किनर के अकॉर्डिंग क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है वो महत्वपूर्ण होता है, ना कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग अभिप्रेरक, उद्दीपक और अंतर्नोद ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो एक तो जो हमारे गैने जी हैं इनकी बहुत ही फेमस बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि आपकी पूछी भी गई है प्राइमरी वाले पेपर में, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, और इन्होंने निम्न स्थान पर किसे रखा है? इन्होंने जो आपका अधिगम है, अधिगम के 8 सोपान बताए हैं जो कि आपके सरल से जटिल की ओर चलते हैं, सरल से जटिल की ओर चल रहे हैं। और जो सबसे जो निचला अधिगम है उसको इन्होंने संकेत अधिगम कहा है, संकेत अधिगम। और सबसे जो उच्च है उसको इन्होंने समस्या समाधान रखा है, समस्या समाधान। निम्न स्थान पर रखा है संकेत अधिगम को, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यही पूछे जाएंगे मेनली। बाकी आप देख लीजिए, दूसरा जो आपका आता है उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी, और तीसरे पे आपका श्रृंखला अधिगम आता है, और चौथे पे आपका शाब्दिक सहचर्य अधिगम आता है, और फिफ्थ पॉइंट पे आपका विभेदात्मक अधिगम आता है, और सिक्स्थ पॉइंट पे जो है आपका संप्रत्यय अधिगम विचार आता है, और सेवेंथ जो पॉइंट है आपका उस पे आपका आता है सिद्धांत या अधिनियम अधिगम। और जो गैने जी हैं वो पेब्लाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का सपोर्ट करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का सपोर्ट करते हैं। ये पेब्लाव का जो नियम है उसका ये सपोर्ट करते हैं। और आगे देखते हैं हम प्रश्न को। ठीक है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है किसका? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, पुनर्वलन कौशल का, समापन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का। तो जो हमारी आवाज़ होती है वो एक प्रकार का उद्दीपक होती है जो किसी के लिए प्रतिक्रिया करने पर विशेष बल देती है। तो उद्दीपक क्या होता है? जो किसी व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने पर बाध्य करे, या उसको प्रतिक्रिया करने के लिए मतलब कि एक मोटिव मिले, तो वो उसको उद्दीपक कहते हैं। तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व क्या है? तो संप्रेषण में आपको जो एक तो माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रतिपुष्टि मिलती है, पुनर्वलन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, यह एक अलग चीज़ है। अंतःक्रिया होती है, क्योंकि संप्रेषण जो होता है वो आप किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में करते हैं कम से कम, तो अंतःक्रिया होती है, प्रतिपुष्टि होती है, और हमें माध्यम की आवश्यकता भी होती है। तो सी ऑप्शन इसका तत्व नहीं है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम, तरण उपागम। मंदित जो आपका मंद बुद्धि लगभग बच्चा है उसके लिए उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको पहले से ही इतना कुछ नहीं आता है जो हम उसके ज्ञान का संवर्धन करेंगे। और तरण उपागम प्रतिभाशाली बच्चे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मंदित मना बच्चा जो होता है उसकी हम सबसे पहले कमियों को देखेंगे और फिर व्यक्तिक रूप से उसकी कमियों को दूर करेंगे।
ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक क्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह तीनों कथन सत्य हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह गलत है। विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की प्रक्रिया है। ठीक है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसे उसकी अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? यह हमारे पहले लेक्चर में मैंने इस बारे में बात की है। तो जो ब्रूनर की जो अवस्थाएं हैं वो तीन, इन्होंने ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी तीन स्टेजेस हैं। पहली आपकी जो आती है वो क्रियात्मक आती है, दूसरी आपकी प्रतिबिंबात्मक आती है, और तीसरी आती है आपकी संकेतात्मक। तो इसकी जो प्रतिबिंबात्मक जो स्टेज है इसको प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से उसकी तुलना की गई है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है वो फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणात्मक। कैटल और ऑलपर्ट के द्वारा सील गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की है। आइसेंक ने भी व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत की व्याख्या की है। फ्राइड जो है वो इससे संबंध नहीं रखते हैं। इन्होंने चेतन और अचेतन मन और अर्धचेतन मन उसकी व्याख्या की है, बट इन्होंने व्यक्तित्व के गुण के आधार पर व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है फ्राइड ने, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं? आयोजन, प्रबोधन, उद्भवन, अनुवादन। उस स्टेज को हम लोग उद्भवन कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनिग्राम कहा जाता है, और जो रूपग्राम होती है, ध्वनिग्राम जो प्रमुख वर्ड्स होते हैं जैसे TH है, T है, P है, ये ध्वनिग्राम के प्रमुख वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग में बच्चा बोलता है, जो कि नैसर्गिक पूरी तरीके से शब्द होते हैं। इनसे मिलकर के बनने वाले जो शब्द होते हैं उस इकाई को हम लोग रूपग्राम कहते हैं। ठीक है। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताएं। सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो आपका भिन्न तरीकों से हल किया जाए। इसमें आपका सृजनात्मक जो है कई जो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग तरीका होगा, तो बच्चे को सृजन करने की शक्ति जो होगी उसकी बढ़ेगी। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो प्रभावशाली शिक्षण होता है। इसके 6 स्टेजेस थे और ये 36 मिनट इसका टाइम होता है और 6 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, शिक्षण करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, फिर पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक। ठीक है। 15 क्वेश्चन हमसे मैच करने के लिए है, जो कि हल का जो सिद्धांत है वो प्रणोद अवकलन का सिद्धांत है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया जिसमें लगभग 14 जो आपकी मूल प्रवृत्ति बताई हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और मैस्लो के द्वारा आवश्यकता सिद्धांत दिया गया है। तो आप मैच करेंगे तो 4, और फिर आपका आता है 2, और फिर आता है आपका 3, और फिर आता है 1। 4, 2, 3, 1। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता। सृजनात्मकता में यह गुण नहीं आता है। प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, इसमें व्यवहार्यता नहीं आता है। बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, इसमें बारंबारता शब्द नकार वो मतलब कि इससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली सही होगा। इसमें सारे जो वर्ड्स हैं प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, यह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध रखते हैं। ठीक है।
एक 4-5 वर्ष के बालक में अपनी पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका मेल्स में पाया जाता है, बॉयज़ में पाया जाता है, और गर्ल्स में आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। नर्सिसिज्म एक प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती है, जो कि आत्ममोह जिसे कहते हैं, बच्चे का स्वयं से प्रेम या स्नेह जो होता है उसे नर्सिसिज्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? सी ऑप्शन इसका क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो गौड़ नियम में शामिल नहीं है। बाकी सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और बहु प्रतिक्रिया का नियम ये शामिल है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। और स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह जो ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है, ऊर्ध्व अंतरण किसे कहते हैं? निम्न स्तर के ज्ञान को आप उच्च स्तर में यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। यह एक प्रकार का पॉजिटिव अंतरण होता है, धनात्मक अंतरण होता है। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है? जैसे आप किसी काम को बाएं हाथ से कर रहे हैं तो दाएं हाथ से उस काम को करने के लिए आपको अतिरिक्त हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और क्षैतिज अंतरण क्या होता है? जब कोई दो विषय आपके आपस में रिलेशन भी नहीं रख रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स और मैथ में कोई आपस में रिलेशन नहीं है बट मैथ के फॉर्मूले फिजिक्स में यूज होते हैं, यह एक प्रकार का क्षैतिज अंतरण है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता जो होती है वो किस में होती है? तो ये आपका भाषागत विकार है जो कि डिस्फेजिया में पाया जाता है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, सॉरी। और डिसकैलकुलिया आपका कैलकुलेशन संबंधी जो विकार होता है, गणित। और डिस्ग्राफिया जो है वो आपका लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो व्याख्यान विधि जो है वो प्रजातांत्रिक नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा दी गई सामूहिक परिचर्चा सहभागी विधि ये प्रजातांत्रिक विधि है। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष के से निम्न में से कौन सा स्तर संबंध नहीं रखता है? तो आपको इसमें बताना है। तो ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य हैं आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, अभी मैंने बताया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। तो जो भावात्मक पक्ष हैं उनका जो क्रम है क्या है? सबसे पहले आग्रहणता होती है, फिर उसके बाद में आप अनुक्रिया करते हैं, फिर आप आकलन करते हैं, उसके बाद आप संगठन, और फिर संगठन या व्यवस्थापन, और उसके बाद में आपका आता है मूल्यों का चरित्रीकरण। ठीक है। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? आग्रहणता ये आ गया, व्यवस्थापन यह भी आ गया, अनुक्रिया यह भी आ गया, ज्ञान नहीं है, तो यही विकल्प सही होगा। ज्ञान जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेट करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, यह शिक्षण के स्तर हैं, ये लेवल ऑफ टीचिंग्स के लेवल हैं। और अभिप्रेरणा स्तर नहीं है इसका। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, ठीक है। ये एसआर थ्योरी है जो कि आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। इसको हम लोग एसआर थ्योरी भी कहते हैं, अर्थात स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो समस्या समाधान जो है वो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर बेस्ड है। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो जो सूझ होता है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता और भग्नाशय ये समस्या समाधान में बाधक होते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक एक प्रकार का जैसे कि चेंज होता है जो कि जिसके जवाब में कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है,
ठीक है। ध्यान क्या होता है? मन की चेतना को किसी विशेष अवस्था में स्थिर रखना, उसको ध्यान कहते हैं। स्मृति आपकी जो होती है वो सूचनाओं को संरक्षित रखती है। एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि सूचनाओं को संरक्षित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो आमोद प्रमोद है, यह एक खुशी के जब आवेश में होता है व्यक्ति, तब यह एक संवेग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? यह एक जो है वो आपका, इसकी जो फुल फॉर्म है वो फ्लेंडर इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली है। क्या है? फ्लेंडर इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, विश्लेषण श्रेणी प्रणाली जो कि फ्लेंडर के द्वारा दी गई है। और इसमें आपकी जो कक्षा में होने वाली घटनाएं हैं उनको बताया है। और कक्षा में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक आपकी होती है शिक्षक चर्चा, दूसरी होती है आपकी छात्र चर्चा, और तीसरी होती है आपकी मौन या चुप्पी, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, यह सही है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, यह भी सही है। हाँ अथवा ना प्रश्न वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, यह थोड़ा निगेटिव लग रहा है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, यह भी सही है। नहीं विकल्प है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है? जो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक है उसे आप TAT बोलेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया है, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। साक्षात्कार, अवलोकन और निर्धारण मापनी जो है वो आपके अप्रक्षेपी मापन है, अप्रक्षेपी मापन है। और इससे आप क्या करते हो? चेतन मन का मापन करते हो। क्या करते हो? चेतन मन का मापन। एंड ये जो हम लोगों ने 8 जनवरी 2020 के जूनियर पेपर का जो है वो CDP सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। एंड थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको गलत लग रहा है या डाउट में है तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए। एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।